सबकी अपनी अपनी डफली है और अपना अपना राग। सीज फायर जारी है या नहीं, बातचीत चल रही है या नहीं, कोई डील होगी या नहीं, इनमें से किसी भी सवाल का सही जवाब उसका गलत जवाब भी हो सकता है। 2 जून को अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर शुरू होने के बाद से सबसे हिंसक लड़ाई हुई। तो क्या अब नेगोशिएशन रुक जाएगी और सीज फायर टूट जाएगा? हर 24 घंटे में तनाव इतना बढ़ता है कि जंग फिर से भड़कती हुई नजर आती है। फिर डोनाल्ड ट्रंप का एक पोस्ट आता है, उम्मीदें जगती हैं, फिर चंद घंटों में वो भी जाड़े की धूप साबित होती है। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? अमेरिका ईरान की जिद की कीमत दुनिया कब तक चुकाएगी? आज इसी पर बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Saluja Gold and Sharda University, where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. पंगा शुरू हुआ है अमेरिका के एक हमले से, जिसमें ईरान के एक तेल टैंकर को निशाना बनाया गया था। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक 2 जून को MT लेक्सी नाम का एक खाली तेल टैंकर कुवैत के पास से होते हुए ईरान के खार्ग आइलैंड की तरफ बढ़ रहा था। उस टैंकर पर बोत्सवाना का झंडा लगा था। अमेरिका का दावा है कि उन्होंने इस जहाज को 24 घंटे तक कई बार वार्निंग्स दी, लेकिन क्रू ने उन्हें अनसुना कर दिया और आखिर में अमेरिका ने एक मिसाइल दागकर उस टैंकर का इंजन ठप कर दिया। तेरह अप्रैल को जब से अमेरिका ने ईरान की नाकेबंदी शुरू की है, तब से MT लेक्सी छठा ऐसा जहाज है जिस पर अमेरिका ने हमला किया है। अमेरिकी सेना अब तक 122 ऐसे जहाज़ों का रास्ता मोड़ चुकी है, ऐसा उसका दावा है, जो ईरानी बंदरगाहों पर आने जाने की कोशिश कर रहे थे। MT लेक्सी टैंकर पर हमले के जवाब में ईरान ने भी एक लाइबेरियन झंडे वाले जहाज पर मिसाइलें दागने का दावा किया। लेकिन तनाव तब बढ़ा जब अमेरिका ने ईरान के क़िश्म आइलैंड पर मौजूद एक मिलिट्री ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पर बमबारी की। इसके साथ ही अमेरिका ने कहा कि उसने 3 ड्रोन्स भी मार गिराए जो ईरान ने नागरिक जहाज़ों की तरफ छोड़े थे। क़िश्म आइलैंड फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा आइलैंड है। करीब 1500 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये ईरान की सबसे अहम पोर्ट सिटी बंदर अब्बास से महज 22 किलोमीटर दूर है। स्ट्रेटेजिक यानी रणनीतिक अहमियत देखें तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के मुहाने पर है। 4 मार्च से ईरान ने हॉर्मूज के रास्ते में ब्लॉकेड लगा रखा है। हॉर्मूज में ईरान के ऑपरेशंस के लिए क़िश्म आइलैंड एक कंट्रोल रूम की तरह काम करता है। इसकी लोकेशन ऐसी है कि ईरान अपनी ज़मीन यानी जो मेन लैंड है उससे सपोर्ट लेते हुए हॉर्मूज के जहाज़ों पर आसानी से अटैक कर सकता है। हाल के दिनों में ये आइलैंड ईरान की IRGC की नौसेना और एयरोस्पेस ब्रांच के लिए एक अहम ठिकाना बन गया है। यहाँ नौसेना के बेस हैं, रडार सिस्टम और मिलिट्री कमांड सेंटर मौजूद है। कहा जाता है कि इस आइलैंड के पहाड़ों के नीचे ईरान ने मिसाइल सिटीज, मिसाइल शहर बसा रखे हैं, जहां भारी बमबारी से भी बचा जा सकता है। इन्हीं पहाड़ों में एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें रखी गई हैं जो बड़े जहाज़ों को डुबोने के काम आती हैं। यहीं पर क्रूज मिसाइल्स हैं, पानी के नीचे चलने वाले ड्रोन्स हैं और तेज़ तर्रार छोटी छोटी नावें भी हैं जो बड़े जहाज़ों पर हमला कर सकती हैं। यहीं से ईरान अपने ड्रोन्स भी ऑपरेट करता है। ऐसे में जब अमेरिका ने इस आइलैंड पर हमला किया तब ईरान का बड़ा जवाब लाजमी था और हुआ भी ऐसा ही। ईरान ने कुवैत और बहरीन की तरफ मिसाइल्स और ड्रोन्स दागे। 3 जून को ईरान का एक ड्रोन कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पैसेंजर टर्मिनल पर गिर गया। कुवैत ने मौजूद भारतीय दूतावास ने खबर दी है कि इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है। कुवैत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक करीब 63 लोग घायल भी हुए हैं। इस हमले की वजह से घंटों तक कुवैत को एयर ट्रैफिक भी अपना रोकना पड़ा था। कुवैत ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और कहा है कि वो इनका जवाब देने का पूरा हक भी रखता है। कुवैत के अलावा ईरान का दावा है कि उसने बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर भी हमला किया। 5th फ्लीट पूरे मिडिल ईस्ट यानी फारस की खाड़ी, लाल सागर यानी रेड सी और अरब सागर की जिम्मेदारी संभालती है। समंदर की निगरानी का जिम्मा इसका है। अमेरिका ने बहरीन में अपने किसी ठिकाने पर हमले की बात से साफ इनकार किया है। फैक्ट चेक के तौर पर सेंटकॉम ने एक पोस्ट किया था और कहा था कि ईरान का दावा झूठा है।
खाड़ी के देश सीधे तौर पर इस जंग में दाखिल नहीं हुए हैं, लेकिन उन्हें ईरान के हमले लगातार झेलने पड़े हैं। जो 40 दिन की बमबारी थी अमेरिका इजराइल की, उसमें भी ईरान ने पलटवार में खाड़ी देशों पर हमला किया, और अब जिस वक्त सीज फायर चल रहा है तब भी ईरान जवाबी हमले के तौर पर खाड़ी देशों को निशाना बना रहा है। ईरान का आरोप है कि ये सभी देश अमेरिका को अपनी ज़मीन और सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने की खुली छूट दे रहे हैं ताकि वो ईरान पर हमले कर सके। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, अमेरिका औपनिवेशिक अंदाज में ईरान के खिलाफ अपनी आक्रामक साजिशों के लिए इस इलाके के देशों की जमीन और सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल कर रहा है। बीती रात जो भी कार्रवाई हुई उसके लिए कुवैत और बहरीन के हुक्मरान सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। ईरान ने चेतावनी दी है कि वो अपनी संप्रभुता और ज़मीनी अखंडता की रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देगा। उधर खाड़ी की राजधानियों में यह चर्चा है कि ईरान से कैसे निपटा जाए। यूएई के राष्ट्रपति के कूटनीतिक सलाहकार अनवर गर्गश ने कहा है कि बहरीन और कुवैत पर हो रहे ईरानी हमलों को देखते हुए एक मजबूत और एकजुट रुख अपनाना चाहिए। उन्होंने एक्स पर लिखा कि किसी भी खाड़ी देश को अकेले निशाना नहीं बनने दिया जाना चाहिए, क्योंकि हम सबकी सुरक्षा, हित और किस्मत एक है। उनका कहना है कि यह हमला किसी एक देश पर नहीं है बल्कि हम सब पर है। कतर के विदेश मंत्रालय ने भी आम नागरिकों पर हुए हमलों की निंदा की है। अब सवाल यह है कि इन हमलों के बीच अमेरिका ईरान में जो बातचीत चल रही थी, जो नेगोशिएशन चल रही थी, उसका क्या होगा। ईरान से आ रही खबरों की माने तो अमेरिका और ईरान के बीच संदेशों की आवाजाही फिलहाल रुक गई है। ईरान की फार्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान का पक्ष है कि उसे सिर्फ वादे या जुबानी बातें नहीं चाहिए, बल्कि ज़मीन पर ठोस सबूत चाहिए कि जंग रुक रही है। इसके पहले 1 जून को ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया था कि लेबनान पर इजराइल की लगातार बमबारी के मद्देनजर ईरानी नेगोशिएटर्स अब अमेरिका से अपनी बातचीत रोक रहे हैं। उसी रोज ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था, सीज फायर का मतलब हर मोर्चे पर सीज फायर है, जिसमें लेबनान भी शामिल है। अगर एक भी मोर्चे पर उल्लंघन हुआ तो ये पूरे सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा। ईरान के इस कदम के बाद 1 जून को ही डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजराइल का हमला रुकवा दिया है और दोनों पक्षों में गोलीबारी रोकने पर सहमति बन गई है। खबर थी कि इस सिलसिले में डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को लताड़ा भी था, उन्हें पागल तक कह दिया था। बावजूद इसके 2 जून को ही इजरायली फाइटर जेट्स ने दक्षिणी लेबनान में करीब 30 हमले किए, जिनमें से एक हमले में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। इजराइल ने नबातिह शहर को खाली करने का भी आदेश दिया है, जो दक्षिणी लेबनान में है। इन खबरों से इतर, ज़मीनी हालात से इतर, अमेरिका के दावे बिल्कुल अलग हैं बातचीत को लेकर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 2 जून को कहा कि ईरान के साथ डील बस होने ही वाली है। उनका दावा है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर भी बातचीत के लिए राजी हो गया है, जिस पर वो महीने भर पहले तक बात करने को तैयार नहीं था। ईरान से बात करना वैसा नहीं होता जैसे आप स्विट्जरलैंड जैसे किसी देश से बात कर रहे हो। ईरान के मामले में हमें मध्यस्थ देशों का सहारा लेना पड़ता है। इस समय हमारे सामने समझौते की एक संभावना मौजूद है। कुल जमा ये कंफ्यूजन है कि अंदर खाने चल क्या रहा है, और इस बीच नाम मात्र के सीज फायर की सीमाएं हर एक मोर्चे पर परखी जा रही हैं। जंग धीरे धीरे ही सही लेकिन भड़क रही है। अमेरिका ईरान जंग पर हमारी नज़र बनी हुई है, हम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बड़ी खबर को यहीं विराम देते हैं और बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। ये तस्वीर ब्रिटेन के साउथहैम्पटन की है। सड़कों पर भारी भीड़ जमा है, लोग पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा हो रहे हैं। हाथ में ब्रिटेन का झंडा और गत्ते की कुछ तख्तियां हैं। इन पर एक लड़के की तस्वीर लगी है जिस पर लिखा है, आई कांट ब्रीथ, आई हैव बीन स्टैप्ड, जस्टिस फॉर हेनरी नोवाक और शेम ऑन यू के नारे लगा रहे हैं। कुछ लोग पुलिस पर बोतलें, बियर कैन और कूड़ेदान भी फेंक रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प भी हुई, 11 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। इस प्रदर्शन की वजह है 18 साल के छात्र हेनरी नोवाक की मौत। पिछले साल दिसंबर में हेनरी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। अदालत ने अब इस मामले में 23 साल के विक्रम डिगवा को उम्र कैद की सजा सुनाई है। उसे कम से कम 21 साल जेल में बिताने होंगे। लेकिन इस पूरे मामले ने तब तूल पकड़ लिया जब पुलिस का बॉडी कैम फुटेज सामने आया। वीडियो में घायल हेनरी कह रहा है, मुझे चाकू मारा गया है और मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन पुलिस अधिकारी जवाब देता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें चाकू मारा गया है। आरोप है कि पुलिस ने घायल हेनरी को पीड़ित की जगह संदिग्ध समझ लिया और मरते समय उसे हथकड़ी लगा दी।
बाद में जांच में सामने आया कि आरोपी विक्रम डिगवा ने झूठा दावा किया था कि हेनरी ने उसके साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया। अदालत के मुताबिक डिगवा ने एक बड़े खंजर से हेनरी पर हमला किया था। वीडियो सामने आने के बाद पूरे ब्रिटेन में गुस्सा बढ़ गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है कि ये मामला कई गंभीर सवाल खड़े करता है, खासकर ये कि क्या नस्लवाद से जुड़े आरोपों ने पुलिस के फैसले को प्रभावित किया था। उन्होंने कहा कि फुटेज देखने के बाद इन सवालों के जवाब देना जरूरी हो जाता है। हेनरी के परिवार ने भी पुलिस की कड़ी आलोचना की है। उनके पिता मार्क नोवाक ने कहा कि उनके बेटे की मौत के वक्त उसे वो सम्मान और देखभाल नहीं मिली जिसका वो हकदार था। हेनरी नोवाक की हत्या के बाद ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। सैकड़ों लोग पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हुए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने उस इलाके की तरफ मार्च भी किया जहां आरोपी विक्रम डिगवा का परिवार रहता है। दूसरी खबर, जापान में बनी पाकिस्तान की एक मस्जिद इन दिनों इबादत से ज्यादा इजाजत के लिए चर्चा में है। कारण जिस मस्जिद का उद्घाटन खुद पाकिस्तान के राजदूत ने किया था, उसे बनाने की कानूनी मंजूरी ही नहीं ली गई। मस्जिद जापान के कावागोई शहर में बनाई गई है। अप्रैल में इसका उद्घाटन पाकिस्तान के राजदूत अब्दुल हमीद की मौजूदगी में हुआ था, लेकिन बाद में जांच में पता चला कि यह इमारत ऐसे इलाके में बनाई गई है जहां स्पेशल परमिट के बिना निर्माण की इजाज़त नहीं मिलती है। कावागोई सिटी हॉल ने कहा है कि मस्जिद जिस जगह बनाई गई वो अर्बन डेवलपमेंट कंट्रोल एरिया है। जापान के कानून के तहत ऐसे इलाकों में निर्माण के लिए पहले से मंजूरी लेना जरूरी होता है। प्रशासन ने दावा किया है कि उसने संबंधित लोगों को स्थिति सुधारने के लिए काफ़ी समय दिया था। अब कुछ पक्षों ने मस्जिद को गिराने का प्रस्ताव भी दिया है। विवाद बढ़ने के बाद टोक्यो में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास ने खुद को इस मामले से अलग कर लिया है। दूतावास ने साफ कहा कि उसका किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट से कोई संबंध नहीं है जो जापानी कानून का उल्लंघन करता हो। 1 जून को जारी एक बयान में दूतावास ने जापान में रहने वाले पाकिस्तानी समुदाय से अपील की कि वे सभी जापानी कानूनों का पालन करें। प्रशासन की इजाज़त के बिना किसी भी प्रोजेक्ट की शुरुआत नहीं की जानी चाहिए। दूतावास ने यह भी बताया कि राजदूत अब्दुल हमीद 3 अप्रैल को उद्घाटन समारोह में इसलिए शामिल हुए थे क्योंकि उन्हें बताया गया था कि प्रोजेक्ट के लिए सभी ज़रूरी सरकारी मंजूरियां ली जा चुकी हैं। उधर कावागोई प्रशासन ने कहा है कि वो मामले पर नज़र बनाए हुए है और आगे की कार्रवाई पर विचार कर रहा है। जापान में किसी भी नए कंस्ट्रक्शन से पहले स्थानीय समुदाय से बातचीत और उनकी राय लेना ज़रूरी माना जाता है। ऐसे में यह मामला अब सिर्फ कानूनी मंजूरियों का नहीं बल्कि स्थानीय लोगों को विश्वास में लेने के सवाल से भी जुड़ गया है। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।